तो दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ विथ एआई में। आज हम लोग जो लड़के 12th के 2026 में तैयारी कर रहे हैं हम उनके लिए वीडियो है जिसमें हिंदी का जो तैयारी लोग करते हैं या फिर कहीं पे क्लास नहीं करते हैं, ऑफलाइन में भी हो कहीं भी क्लास नहीं करते हैं हिंदी की, उनको लगता है कि हम पास हो जाएंगे। तो ये देखिए उनके लिए वीडियो है। पहला चैप्टर का हम लोगों ने वीडियो बना दिया है बातचीत, उसका पूरा फुल एक्सप्लेन है। उसके बाद उसका सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन हमने कराया है, उसको भी देखिएगा। वो प्लेलिस्ट में वीडियो है या फिर डिस्क्रिप्शन दोनों में मिलेगा। तो देखिए इसमें उसने कहा था, चैप्टर का दूसरा नाम है उसने कहा था। उसने कहा था, देखिए इसका राइटर नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आप कहेंगे कि कवि परिचय हम लोग काहे पढ़ रहे हैं? कवि परिचय इसलिए पढ़ा जाता है, इससे ऑब्जेक्टिव ज़्यादातर पूछ जाता है, इसलिए ठीक है। इसलिए इससे क्या पढ़ा जाता है, हम लोग कवि परिचय पढ़ना जरूरी होता है। कवि परिचय यानी कि उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी कि उसने कहा था, शर्मा गए थे, आपको भी कोई कहा था उसने शर्मा गए थे, यानी ठीक है उसने कहा था। अब देखिए ये चीज़ें, उनका मूल निवास गुलेर नामक ग्राम, उनका मूल निवास कहाँ था? गुलेर नामक मूल, यहाँ पे गुलेर भी है और यहाँ पे गुलेर भी, दोनों सेम है। तो गुलेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में उनका जन्म स्थान, सॉरी मूल निवास, जहाँ पे वो निवास करते थे, रहते थे। उसके बाद कह रहे हैं कि जन्म कब? तो 7 जुलाई 1883 को, जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था, ठीक। जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को इनका हुआ था। किसका? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस चैप्टर के राइटर हैं? तो उसने कहा था, ठीक। और इन्हीं का अगर निधन देखा जाए, मृत्यु, तो 12 सितंबर 1922 ईस्वी को हो गया था, ठीक। 1922 ईस्वी को हो गया था। उसी तरह देखें जब पिता का नाम तो पंडित शिवराम, ठीक, पंडित का शिवराम। उसके बाद जन्म स्थान जयपुर राजस्थान। जन्म स्थान यानी कि जन्म स्थान और मूल निवास में बहुत अंतर है। मूल निवास यानी कि हम लोग जहाँ रह रहे हैं, कहीं जन्म मतलब कहीं जन्म हो गया किसी का, हम लोग रह रहे हैं उसे मूल निवास कहेंगे। कहीं पे जन्म हो गया तो उसे जन्म, यानी कि कहीं पे किसी का अस्पताल में भी जन्म होता है तो उसका जन्म स्थान अस्पताल होगा, ठीक। उसी तरह इनका जन्म स्थान कहाँ? तो जयपुर राजस्थान। उनके बाद इनका शिक्षा, बचपन में संस्कृत की शिक्षा, बचपन में संस्कृत की शिक्षा ली। उसके बाद 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय से, अब देखिए कह रहे हैं कि बचपन में इन्होंने क्या किया था? संस्कृत की शिक्षा ली थी। कब? तो 1899 में। कहाँ से? तो इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय से। कौन सा शिक्षा? तो संस्कृत का शिक्षा कब लिए थे? तो बचपन में शिक्षा लिए थे। किसका? तो संस्कृत का, कोलकाता विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय या फिर इलाहाबाद का ही नाम आजकल प्रयागराज किया गया है, ठीक है, प्रयागराज किया गया है। उसके बाद यहाँ पे एंट्रेंस तथा मैट्रिक 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से। अब कह रहे हैं कि एंट्रेंस तथा मैट्रिक एग्जाम कब लिए थे? 1901 में। कहाँ से? तो कोलकाता विश्वविद्यालय से। देखिए इस बोर्ड पे जितना चीज़ें लिखा गया है कवि परिचय से इतना ही चीज़ें पूछी जाती है, उसको आप ध्यान में रखिएगा। विश्वविद्यालय से फिर इंटरमीडिएट 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हो गया। उसके बाद फिर बी ए जिसको हम लोग ग्रेजुएशन कहते हैं, किए थे। कितना समझना है क्या? उसके बाद देखिए वृत्ति मतलब 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेतरी के नाबालिग राजा जय सिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर गए थे। अब देखिए एक वहाँ पे, कहाँ पे? जयपुर में एक मेयो कॉलेज था। क्या मेयो कॉलेज था? वहाँ पे क्या गए थे? एक बन के गए थे, अभिभावक मतलब पेरेंट्स बन के गए थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं कहाँ पे अभिभावक बन के गए थे? तो खेतरी के नाबालिग राजा के यहाँ गए थे, क्या बन के गए थे। समझ में आ रहा ना इस बात को? उसके बाद देखिए संपादक, अब इनका संपादन क्या है? समालोचन काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका। अब देखिए ये दो चीज़ें जो है, समालोचन काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका, ये क्या है? दो पत्रिका है। पत्रिका कहने का मतलब है जो हम लोग सुबह सुबह में अखबार नहीं पढ़ते हैं, हम लोग चाहे कोई भी पढ़ता है, देखिएगा अखबार लेके पढ़ता है, उसी को क्या कहा जाता है? पत्रिका कहा जाता है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? तो देखिए जब इस बात को समझ पा रहे होंगे तो उसके बाद इनका एक आता है रचना। रचना कहने का मतलब क्या क्या लिखे हैं? तो कहानी में है सुखमय जीवन 1911 में, ये भी चीज़ें याद रखना था। सुखमय जीवन 1911 में, बुद्ध का काटा 1911 में, बुद्ध का काटा 1911 में। और जो हम लोग कहानी पढ़ रहे हैं उसने कहा था, ये कहानी है आपका 1915 की, 1915 में लिखा गया था। कौन सा कहानी? जो हम लोग उसने कहा था कहानी पढ़ रहे हैं वो वाला कौन सी कहानी लिखा गया?
1915 में। ठीक है, इतना समझ में आ गया। मूल्य निवास गुलेर नामक ग्राम जिला, ये सारी चीज़ें के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया। ठीक है, अब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन देखिए, चैप्टर में बढ़ने से पहले एक चीज़ जान लीजिए कि इस चैप्टर को स्टार्टिंग से पहले एक चीज़ लिखा गया है कि अगर आप किसी शहर में या फिर गाड़ी वाले से, बस वाले के बोली से आप क्या हो गए हैं, तंग आ गए हैं। बोली से तंग आने का मतलब है कि आप कहीं रोड पे जाइए ना, थोड़ा सा गलती आपसे होगा ना, गाड़ी के आगे गलती से चल जाएंगे तो ट्रक वाला, गाड़ी वाला ऐसा बोलता है ना, हट होने हट, ऐसे बोलता है ना, तो लोग तो नहीं है, इस तरह से बोलते हैं लोग। ठीक है, लेकिन कह रहे हैं कि अगर आप गाड़ी वाले की बोली से ऊब चुके हैं तो आप एक बार अमृतसर में आइए, वहाँ के लोगों से मिलिए, वहाँ के ड्राइवरों से मिलिए। ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोगों का मुंह चलता नहीं है, लेकिन उनका मुंह ऐसा चलता है कि वो भाई साहब हट जाइए, वो बहन जी हट जाइए, भाई साहब थोड़ा साइड हो जाइए। इस तरह से वहाँ के लोगों का क्या मुंह चलता है। लेकिन यहाँ हमने यहाँ तो कैसे चलता है, लोग गड़िया ही देता है। ठीक है ना। तो इस चैप्टर में शुरुआत में ऐसा ही लिखा गया था कुछ, लेकिन उसके बाद ये चैप्टर जो है हमारा 5 भागों में बांटा गया है। तो हम लोग 5 पार्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, बिना किताब देखे। आपको ना याद हो फिर कहिएगा, गारंटी है कि ये चैप्टर याद हो जाएगा आपको। चैप्टर 5 पार्ट में है तो बड़ा तो होगा ना, हमें समझाने में भी थोड़ा, तो आप ध्यान से समझिएगा, गारंटी याद होगा। बिना बुक देखे हम आपको पूरा पढ़ा देंगे, पूरा चैप्टर। पीछे वाला भी वीडियो देख लीजिएगा जाके। अब देखिए, उसने कहा था एक क्या है, तो निबंध है, निबंध है, याद रखिए, निबंध है। क्या उसने कहा था, एक चैप्टर क्या है, निबंध है। उसके बाद हम लोग पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, उस चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यहाँ से कहानी जो हमारा स्टार्ट होता है। इस एक कहानी कितने भागों में है अभी देख लिए हम लोग, 5 भागों में कहानी है, जिसका पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। अभी 2 पार्ट लिखना बाकी है, पहले 3 पार्ट पढ़ लेते हैं, फिर 2 पार्ट और पढ़ेंगे। देखिए, जैसे इसमें लिखा है कि लहना सिंह। देखिए, पहला पार्ट में होता है कि एक लहना सिंह, एक लड़का होता है और एक लड़की होती है, जो एक दुकान पे मिलता है। लो, लहना सिंह उस समय 12 साल का रहता है और लड़की 8 साल की रहती है। ठीक, तो एक दुकान पे गया हो रहता है लो, जो लहना सिंह गया रहता है दही लेने के लिए, अपने मामा के बाल पेंट करने के लिए। दोनों अपने मामा के यहाँ ही रहता था। लो, ये बात याद रखना कि वो लड़का और लड़की दोनों अपने ममहर गया था, लो, अपने मामा के घर गया था। लो, लड़का गया था दुकान पे दही लेने के लिए, ताकि अपने मामा के बालों को पेंट करना था, और लड़की गई थी बरी लेने। ठीक है, तो देखिए, दुकान पे जैसे होता है ना कि भीड़ लगा रहता है, तो कुछ लोग खड़े हो जाते हैं। तो जैसे वो दुकानदार जो था दूसरे कोई को सामान दे रहा था, तब तक लिए अपना बहस चालू कर दिया। मतलब दोनों मिल गया अपने में, तो अपन वाला चालू कर दिया। आप समझ रहे हैं ना कि अगर 2 रहेगा साथ में तो क्या करेगा, तो वही काम कर रहा थे दोनों। ठीक है, ये दोनों वही काम कर रहा था, बात करने लगा दोनों आपस में। कौन, छोटका लड़की है और लड़का, यानी लड़की कैसी 8 साल की थी, लड़का 12 साल का था। ठीक है, वो दोनों आपस में बात करते करते तो दुकानदारों समझ गया कि ऐसा नहीं है लो, तो वो जल्दी से उस सबको सामान दिया और वहाँ से जाने लगा। पहले लड़का माना नहीं, अपना चालू ही कर दिया। जाते जाते थोड़ा दूर आगे जाके उससे पूछ ही दिया कि तेरी कुरमाई हो गई। कुरमाई करने का मतलब होता है कि सगाई, सगाई, तेरी सगाई हो गई। ठीक है, सगाई, तेरी कुरमाई हो गई। तो लड़की वो शर्मा करके धत्त कह के चल जाते, धत जैसे ना धत। तो वो लड़की ऐसा ही होता था, बार बार, कभी सब्जी के दुकान में, कभी मंडी में, किसी राशन के दुकान पे। इस तरह से हमेशा क्या होता था, वो लड़का लड़की हमेशा मिलते रहते थे। वो और लड़का जो है लड़की से यही सवाल करता था कि तेरी कुरमाई हो गई। ठीक है, तो कुरमाई करने का मतलब होता है सगाई। वो लड़का यही पूछता था। तो एक दिन ऐसा दिन आया जिस दिन लड़का वही सवाल पूछा सेम कि तेरी कुरमाई हो गई, लेकिन लड़की से वो जवाब नहीं आया कि धैत कह के जवाब नहीं दी। जवाब ये दी कि हाँ, देखते नहीं हो ये रेशम से गड़ा हुआ सालू, हाँ कल हो गई सगाई। तो लड़का का क्या हाल हुआ, कौन लड़का था, लहना सिंह। उसका समझ लो कि एकदम दिल इधर हो गया। तो जैसे ही वहाँ से आगे बढ़ा, एक ठेले में लड़ गया, एक ठेला को उलट दिया, एक सब्जी वाले को गिरा दिया, एक लड़की को नाली में ढकेल दिया, एक आगे जाके एक लड़की से टकरा गया। तो वो लड़की वो बोली कि तुम्हें आँख नहीं है, तुम्हें दिखाई नहीं देता है। इस तरह से करते करते वो अपने घर पहुंचा। इतना समझ में आ गया ना कि पहले में क्या लड़का लड़की मिलता है, बस इतना ही। बस उसके बाद सीधे पार्ट 1 ख़त्म। अब पार्ट 2 में आते हैं। पार्ट 2 में जब सीधे एक युद्ध में गया था, लहना सिंह आर्मी में भर्ती जाता है, उसके बाद युद्ध में मिलता है लेके है 25 साल के बाद युद्ध में। तो युद्ध में लहना सिंह पार्ट 2 स्टार्ट होता है। तो लहना सिंह
कहता है कि जब वो लोग युद्ध में गया होता है तो एकदम बढ़िया से बैठ उठ रहता है, युद्ध होता नहीं है। तो ये कहता था कि इससे तो अच्छा था कि हम अपने गांव में थे और वहाँ पे एक फिरंगी मैम थी। फिरंगी मैम कहने का मतलब एक अंग्रेज मैम थी। तो उसके पास बैठ कर के फल खाते थे उसके बगीचे में, और पैसा देते थे तो वो बार बार मना कर देती थी, ये कहते कि तुम राजा हो, मेरे देश को बचाने आए हो। इस कहानी को आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है। क्या लहना सिंह कहता है कि इससे तो अच्छा था कि हम अपने गांव में ही थे और वहाँ पे एक फिरंगी मैम थी जिसके बगीचे में जाकर के हम लोग फल खाया करते थे और पैसा देते थे, तो वो मना बार बार कर देते थे कि नहीं, तुम राजा हो, मेरे देश को बचाने आए हो। ठीक, यही में एगो डायलॉग भी बोलता है कौन, लहना सिंह, कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। यानी कि जब तक लोग घोड़ा को चलाइएगा नहीं ना प्रतिदिन, फेरे मतलब घोड़ा को हमेशा इधर उधर चलाते रहना चाहिए, भले वो उसका साटा हो चाहे नहीं हो, उसको चलाते रहना चाहिए, तभी उसका एक्सपीरियंस बना रहता है। तो वही कह रहे कि बिना घोड़े फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। यानी कि अगर सिपाही को झूठों के ले जाके बंदूक हाथ में धरा दीजिएगा और लड़वाइएगा नहीं तो उसका वो अच्छा नहीं होगा, उसका मतलब कैसे पता चलेगा, मज़ा नहीं आएगा। समझ में आ रहा ना, आपके हाथ में बंदूक है और आपसे कहे जो कि मारो नहीं तो कैसा लगेगा। तो वही एक डायलॉग मारता है। फिर उसमें एक सूबेदार थे, सूबेदार हजारा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह कह रहे हैं कि बड़े अफसर जो होते हैं, बड़े बड़े अफसर उसमें का, वो बहुत दूर के सोचते हैं, वो लोग कहेंगे तभी ना लड़ाई होगा। ये कह रहे हैं कौन, सूबेदार हजारा सिंह, कि बड़े बड़े अफसर जो हैं बहुत दूर के सोचते हैं, वो लोग कहेंगे तभी लड़ाई होने वाली है। ठीक है। तो उसी में एक विदूषक नाम है कौन, वजीरा सिंह। विदूषक क्या है, पलटन है विदूषक। देखिए कभी कभी हर एक कम्युनिटी में क्या होता है, एक हंसाने वाला आदमी होता है, तो इसमें एक मजाकिया टाइप का आदमी था कौन, वजीरा सिंह। वो सभी को हंसाने का काम करता है, जो कहता है ना कि बस और 2-4 दिन के तो बात हईले है, युद्ध खत्म होगा, उसके बाद घरे जाना है, फिर उसी फिरंगी में इनके गोद में बैठ करके फल खाना है, बस मतलब फिर से मतलब ये अपना हंसाने वाला काम करता है। उस पलटन का क्या, हंसाने का काम करता है। ठीक, कौन, वजीरा सिंह। और उसके बाद पूछता है कि बोधा कैसा है, बोधा कैसा है, कौन पूछता है, लहना सिंह पूछता है कि बोधा कैसा है। और बोधा सिंह कौन है, याद है, ये लड़की याद है, इसी का बेटा है कौन, बोधा सिंह। समझ में आ रहा है। यहाँ बहुत मतलब ये है इंटरेस्टिंग बात है कि बोधा सिंह कौन है, तो लहना सिंह की प्यार प्रेमिका की बेटा है कौन, बोधा सिंह। तो वही से पूछ रहा है कौन, लहना सिंह की बोधा सिंह कैसा है, बोधा यानी। तो फिर यहाँ पे कह रहा वजीरा सिंह कि तुम जानते नहीं हो, मैं सब जानता हूँ कि तुम बोधा सिंह के बारे में सब कुछ जानते हो, फिर भी हमसे पूछ रहे हो। तुम अपना जैकेट उसको पहनाते हो, तुम अपना सोने वाला दौड़ी उसको देती हो, अपना बिस्तरा देते हो उसको सोने के लिए, तुम जानते नहीं कि बोधा कैसा है। ये कौन पूछ रहा है, कह रहा है वजीरा सिंह। लेकिन पूछा कौन था, लहना सिंह की बोधा कैसा है। अभी उसी के प्रेमिका का बेटा कौन था, बोधा सिंह, इसीलिए उसको देखभाल कर रहा था कि वो उसको कुछ ना हो जाए। और उसी के बाद ये जो लड़की थी, इसी का शादी सूबेदार हजारा सिंह से हुआ था। ठीक है, सूबेदार हजारा सिंह से हुआ था। इतना समझ में आ गया, पार्ट 1। उसमें एक है, इसी में और होता है कि जारा क्या है, मुरब्बे हैं, सॉरी जारा क्या है, मौत है। कह कि जारा एक क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। जैसे कह रहा है कि अगर हम जारा से, ठंड से मर जाएंगे तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन इसमें जो लोग ठंड से मरते हैं तो उसको एक का अच्छा खासा ज़मीन, मुरब्बा मतलब एक जो होता है ना जिस पे सैनिक को दफना जाता है, उस जगह को मुरब्बा कहा जाता है। तो कह रहा है कि जो लोग जाड़ा से मरते हैं उसको मुरब्बे यानी कि अच्छा खासा, उसको कहा शहीद की उपाधि भी नहीं मिलता है। तो ये वजीरा से समझ गया कि हाँ, मरना है तो लड़ के मरो तो वो अच्छा है, ऐसे ठंड से नहीं मर सकते हैं। अब यहाँ से पार्ट 3 स्टार्ट हो जाता है, कहाँ से, यहीं से पार्ट 3 स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए बोधा सिंह, ठीक, जब बोधा सिंह इसमें बातचीत होते रहता, किसमें, इसमें बोधा सिंह क्या होता है, उसको बहुत ज़्यादा ठंड लगा होता है, बुखार, उसका दांत एकदम कट कट कर रहा था, उसका ठंड से काँप रहा था। ठीक है, तो उस समय जो लहना सिंह था वो अपना एक और जैकेट जो पहना हुआ था उसको पहना दिया ले जाकर के। ठीक है, एक और जो जैकेट पहना था कौन, लहना सिंह, उसको ले जाकर पहना दिया ताकि उसको क्या हो गया, ठंड न लगे। फिर भी बोधा सिंह क्या करता था कि नहीं पहनेंगे, तुम क्या पहनोगे, ठीक है ना, तुम क्या पहनोगे। तो लहना सिंह कहता है कि नहीं, मेरे पास एक और है पहनने वाला, क्या,
एक और पहनने वाला है, मैं उसे पहन लूँगा। तो बोधा सिंह कहता है कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे, तुम्हारे पास नहीं है। फिर भी कहता है कि नहीं है मेरे पास, मैं पहन लूँगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया ना। तो उसको अपना अपना सारा सामान देता है, यानी कि रखभाल उसका क्या करता है, देखभाल करता है बोधा सिंह का। कौन? लहना सिंह। वो क्यों? क्योंकि उसकी प्रेमिका की बेटा है, क्योंकि एक तरह से तो उसी का ना बेटा है। दिल टूटा है बेचारे का। तो लहना सेन क्या हुआ, को कंबल अपना उड़ा दिया। उसके बाद आया एक सूबेदार हजारा सिंह बन के एक लप्टन सिंह आया। मतलब जो लप्टन सिंह जो आया वो क्या था, नकली लप्टन सिंह था। क्या? नकली लप्टन सिंह था। कहाँ से आया? तो वो जर्मनी वाले में से एक नकली भेष बदल के आया था। जर्मनी से क्या था, नकली भेष बदल के। जो बड़े होते हैं ना अफसर थी में, आर्मी में सबसे बड़ा बन के कौन आया था? तो ये आया था कौन? लप्टन साहब बन के आया था। कौन? ये सूबेदार हजारा सिंह। मतलब वो सिर्फ बदल के आ गया था, भेष बदल के आ गया था। तो 15 जवान ले जाओ। अब उसने लहना सिंह को आदेश दिया कि तुम अपने 15 जवान को क्या करो, भेज दो कहाँ, उस खंदक में लड़ाई करने के लिए। कहाँ पे? जहाँ पे वो सेना, वो अपना जर्मनी वाला अपना सेना ला करके रखा था, ताकि ये लोग की सेना क्या हो सके, मार सके। क्यों? क्योंकि ये नकली अपना रूप बना के आया था, और यहाँ पे आके कह रहा है कि 15 जवान ले जाओ। मतलब वहाँ पे 15 जवान ले करके जाओ और उनसे लड़ाई करो। ठीक है। उसके बाद आगे कुछ सिगरी, सिगरी का होता है जिसमें आपके घर में कुछ एक माटी का होता है ना गोल, उसमें आग तापा जाता है, उसी को सिगरी कहा जाता है। ठीक, आग तापा जाता है तो उसे सिगरी कहा जाता है। इतना समझ में आ रहा? सिगरी। देखो तो उसके बाद कह रहे कि सिगरी, और उसी के सिगरी जैसे इधर आग तपा जा रहा है, सिगरी से उसे पीछे मुंह घुमा के सिगरेट पीने लगा। ठीक है, सिगरेट पीने लगा। जब सिगरेट पीने लगा और पीछे से लहना सिंह को भी मुंह में एक धराने लगा। ठीक, लहना सिंह को क्या, एक मुंह में धराने लगा। फिर कह रहे कि क्यों साहब? तो उसके बाद ये जब तब ये सारी चीज़ें देख करके लहना सिंह को क्या हुआ, शौक हुआ कि हाँ, लहना सूबेदार हमारे तो लप्टन साहब तो कोई सिगरेट पीते नहीं हैं, उनका तो पूरा बाल है, इसका तो कोई बाले नहीं है। तो इनको क्या हो गया, पूरा शौक हुआ। किसको? लहना सिंह को, कि ये हमारा लेफ्टन साहब नहीं है, ये कौन और ही है। ठीक है ना, ये उर्दू भी बोलते हैं, ये सिख लोग उर्दू कब से बोलना सीख लिए। उसको शौक हुआ किसको? लहना सिंह को, इस सारी बातों का। तो उसने अब सवाल पूछना शुरू किया कि क्यों साहब हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? क्यों साहब हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? तो ये लेफ्टन साहब, जो नकली लेफ्टन साहब बन के आया था, वो कह रहा कि हाँ बस लड़ाई ख़त्म हो जाने दो, हिंदुस्तान चले जाएंगे। तो इसको और शक हो गया। उसके बाद फिर दूसरा सवाल पूछा कि खान साहब अब्दुल्ला मंदिर में जल चढ़ाने से रह गया। जैसे कह रहे कि खान साहब, जो हमारे गांव में एक खान साहब थे, वो मंदिर में जल चढ़ाने से रह गए थे, ताकि वो भीड़ था मंदिर में बहुत ज़्यादा, तो उनको जल चढ़ा नहीं पाए थे। तो ये भी कह रहे कि हाँ हाँ वही खान साहब जो जल चढ़ाने से बच गए थे मंदिर में। तो इसको और ही शौक हो गया, कैसे कि अब्दुल्ला साहब, खान साहब मंदिर में जल चढ़ाएंगे। और फिर बताए ना, खान साहब मंदिर में जल चढ़ाएंगे। तो इसको और शौक हो गया। फिर एगो नीलगाय, गांव में जो नीलगाय वगैरह थी, तो उस समय बात हो रही थी कि ये नीलगाय के सर काट के चलेंगे, अपने रेजिमेंट में रखेंगे। कौन पूछा? लहना सिंह पूछा कि हम, अब आपको बात याद है कि आपने बोला था कि नीलगाय के सर काट के ले चलेंगे और अपने रेजिमेंट में रखेंगे। तो ये कहा कि हाँ वही नीलगाय जिसके सींग 2-2 4-4 फुट के होते हैं, वही तो 2-2 4-4 फुट के होते हैं। तो इसका और शौक हो गया। ठीक है, कि ऐसा कुछ बात ही नहीं था, हम कुछ भी पूछ रहे हैं, बता दे रहा है बिना मतलब के। तो इसको पूरा शक हो गया। उसके बाद भीतरवा जाता है अपने खंदाकवा में, खंदाकवा कहने में जिसमें उसके सारे सिपाही रहते हैं, जहाँ पे सोता है। तो उसमें पैर टकराता है बजीरा सिंह से। जैसे जाते जाते रहता है बजीरा सिंह, यही ना, कहाँ, सॉरी, बजीरा सिंह में से पैर टकरा जाता है। तो उसको कहता है कि अब तो हमनी के गए, क्योंकि ये वो जर्मनी वाला आ गया है बेस बदल के लप्टन साहब के, अब तो हम लोग गए। तो वो कह रहा बजीर सर अब हम लोग क्या करेंगे? तो हाँ कह रहे अब मरेंगे, अब क्या करेंगे? तो लहना सिंह कहता है कि तुम जाओ उस रास्ते से, और जो 15 लोग गया था, इसको 15 लोग जो गया था उसके पैर के निशान देखते हुए जाओ, और उनको कहो कि तुम लोग वापस आओ, क्योंकि तुमको साजिश के तहत तो तुमको बुलाया गया है मारने के लिए। ठीक है, तो उसको इसीलिए बुलाया गया है, जाओ तुम उसके पैर देखते हुए आ जाओ, मतलब उनके पीछे पीछे जाओ। तो यहाँ से पार्ट 3 खत्म होता है, यहाँ से पार्ट 4 स्टार्ट होता है। पार्ट 4, ठीक है ना, दिखाई दे रहा होगा आपको पार्ट 4, क्योंकि थोड़ा सा इधर लाइट कम है, माफ़ कीजिएगा। ठीक है ना, ध्यान सुने, यहाँ पे लिखा है लप्टन साहब की वर्दी पहन कर कह रहे कि, अब कह रहे हैं लहना सिंह
कि हाँ मौत आई है, लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहन ली है, वैसे ही मौत आई है, यानी कि ये भेष बदल लिया था लेफ्टिनेंट साहब का, वर्दी पहन लिया था, तो वो कह रहे भेष बदल के आई है। और फिर कह रहे सूबेदार से कहो कि लोग लौट आए, जैसे कह रहे कि लाना सिंह कह रहे कि तुम जाओ उनके पीछे पीछे और उनसे कहो कि तुम को साजिश के तहत तुमको बुलाया गया ताकि तुम मारे जा सको, तो कह रहे कि जाओ उनको बुला के लाओ, ताकि नहीं उनकी नहीं तो जान चली जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब कह रहे कि अभी कह रहे हैं कौन कि नहीं हम कैसे जाएंगे, तुम लोग यहाँ पे 8 ही बज जाएगो, नहीं तो बोले लहना सिंह नहीं तुम जाओ एक और 2 के लेके जाओ, हम लोग 8 नहीं बचेंगे, हम लोग पूरे 10 लाख के बराबर, सॉरी क्या पे होता है समझ एक सेकेंड, यहाँ पे कह रहे हैं कि हम लोग 10 लाख के बराबर है, क्योंकि हम लोग एक सिख क्या होता है 1.25 लाख के बराबर होते हैं, एक सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। मतलब कह रहे हैं कौन, ये लहना सिंह कह रहे हैं कि हम 8 नहीं 10 लाख के बराबर हैं, तुम जाओ एक और लो और 2 के निकल जाओ और देखो कि वो लोग कहाँ गए और उनको बुला के लाओ। यहाँ तक कहानी आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद जब ये बाहर निकलते हैं लाना सिंह, तो देख रहे हैं कि लेफ्टिनेंट साहब अपना पॉकेट में से 3 गो बेल के जैसा गोला 3-3 गो निकाल के अपने खंदाकवा में भर रहे हैं, जिसमें लाना सिंह थे उसमें भर रहे हैं। वो बम था, बम क्या बम था, 3 गो बेल जैसा था ना, वो बम था। तो वो कह ठीक है बम था। तो उसी समय जब लहना सिंह आया तो उनको एक बंदूक के पीछे वाला जो लकड़ी का ऐसा ना होता है उसी से मार दिया, तो वो लेफ्टिनेंट साहब गिर गए। उसके बाद बंदूक को तान के कह रहा है कि क्यों लेफ्टिनेंट साहब क्या हाल है, हम आपसे तो बहुत कुछ आज सीख लिए हैं कि खान साहब जो थे मंदिर में जल चढ़ाने से रह गए, उसके बाद नीलगाय के 2-2 फुट के सींग होता है, ये सारी बातें हम लोगों ने क्या सीख लिया आपसे। और आप उर्दू कब से बोलने लगे, लेफ्टिनेंट साहब हमारा तो सीख है, वो उर्दू बोलते नहीं, आप इतना अच्छा उर्दू कैसे बोलते हैं, सब बातें सीख लिए। उसी में ये बात कह रहे हैं कि हमारे गांव में एगो तुर्की मौलवी आया था, वो हमने के हिंदुस्तान के बारे में कह रहा था कि कि जर्मनी वाले बहुत तेज हैं, वो वेद पढ़ पढ़ के जहाज़ बनाना अच्छे अच्छे काम करना सीख गए हैं, और भारत के लोग गाय खाते हैं, हम अगर वहाँ के लोग जर्मनी वाले लोग आएंगे तो यहाँ के गाय खाने वाले लोगों को मार देंगे, गाय खाने। तो इनको बड़ा खीस को लहना से सारी कहानी बता रहे हैं कि हमने ऐसा किया था और उसको आधा मूछ आधा बाल छील करके बेलगा दिया था पीट पाट के। समझ में आ रहा है ना यहाँ तक उसको इतना मार मारे थे लोग कि वो हिंदुस्तान की बुराई करेगा, तो उस वो आके क्या करता है हिंदुस्तान में आके हिंदुस्तान की बुराई कर रहा था कौन, तो तुर्की मौलवी। तो वही बात कर रहे हैं कि हम लोग ऐसा ही किए थे, अब तुम्हारा भी यही है लोगों। उसके बाद ऐसे करते करते जो लेफ्टिनेंट साहब था वो अपने पॉकेट में से बंदूक निकाल के इनके गोर में गोली मार दिए जांग में। उसके बाद इनको खून बहने लगा, इनका बड़ा खींच के इनको लहना सिंह को, और इन्होंने धा 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 ले भी थे उनको, किसको लेफ्टिनेंट साहब को मार दिए। ठीक है और उसी में कह रहे कि साहब लहना सिंह को गोली मार देते हैं, जैसे जो वो लेफ्टिनेंट साहब थे वो क्या करते हैं लहना सिंह को गोली मार देते हैं, तो वो गुस्से में आकर उनको धा 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 मार देते हैं। उसी समय बोधा चिल्लाता है कि क्या हुआ, मतलब बोधा सिंह को आवाज़ सुन के लगा होगा कि हाँ क्या हुआ, तो वो लहना सिंह बोलते हैं कुछ नहीं बस कुत्ता आया था, कुछ नहीं कुत्ता आया था। ठीक, और उसके बाद जो गोली लगा था उसको कपड़ा से लपेट के बांध लिए ताकि किसी को पता ना चले, खून रुक जाए। ठीक, तो वैसे ने किसी को बताया भी नहीं कि मुझे गोली लगा है, और वो बांध दिए थे उसको। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे जो फायरिंग हुई ना दोनों में, तो उसमें जर्मनी वाले जो सैनिक थे वो इस आवाज़ को सुन करके 70 को जर्मनी उनके पीछे आ गए, और लहना सिंह कै गो थे 8 ही थे, लहना सिंह कै गो थे 8 ही थे। ठीक है, लहना सिंह 8 ही थे। तो उसके बाद जब भी 70 में और 8 में लड़ाई हुई, यानी कि लहना सिंह 8 थे और जर्मनी वाले 70 थे, तो दोनों में लड़ाई हुई। तो पहला राउंड में तो लहना सिंह मार दिए, दूसरे में भी लहना सिंह 70 को मार दिए, तीसरे राउंड में कमज़ोर बहुत पड़ने लगे कौन, लहना सिंह। तो जो पीछे 15 को लोग गया था कहाँ पे खंदक में, वो पीछे से आके उनको सहारा दे दिया, किसको, लहना सिंह को। तो इस तरह से लड़ाई हुई। उसके बाद देखिए जर्मनी वाले में से 63 को सैनिक शहीद हुआ, शहीद कहने का मतलब मर गया। और उसके बाद सिख वाले यानी 8 गो सिख में से यानी लहना सिंह के पार्टी में से 15 को लोग शहीद हुए, उनके प्राण चल गया। ठीक है, यानी कि देखिए उसके बाद ही 8 गो, इसमें से 7 गो ऐसे ही भाग गया होगा, 63 को मर गया तो 7 को बचा, तो ऐसे ही भाग गया होगा। उसके बाद सभी लोग आए, उसके बाद लहना सिंह की बड़ाई होने गई कि लहना सिंह तुम कैसे जान गए, तुम बहुत तेज हो, तुमको कैसे पता चला कि नहीं है हमनी के लेफ्टिनेंट साहब असली, तुम नहीं होते तो अब तो गए थे हम लोग सब। इसकी बड़ाई होने लगी, कह कि सूबेदार को। और फिर उसके बाद जब हुआ यहाँ तक बात हो गई, तो उसके बाद कह रहे हैं लहना सिंह सूबेदार से कि आप जाइए घर जाइए और
उससे कह दीजिएगा, यानी कि उसके पत्नी से, सूबेदारनी से, कि मैंने वो कर दिया जो उसने कहा था। तो इसको पल्ले नहीं पड़ा सूबेदार को कि ये क्या कहा रहे हो तुम हमको समझ में नहीं आ रहा, तुम ही जगह कह देना। तो इन्होंने लहना सिंह ने कसम दिया कि तुम्हें सूबेदारनी की कसम है कि तुम जाओ अपने बोधा सिंह को लेकर और खुद जाओ और बता देना कि उसने वो जो कहा था मैंने वो कर दिया है, ठीक है ना, यानी कि तुम्हारे पति की रक्षा और तुम्हारे बेटे की रक्षा हमने कर दिया है। तो कसम देता है कि तुम जाओ। उसके बाद वो गाड़ी आता है ना जिसमें लोग कुछ मरे होते हैं और कुछ लोग घायल होते हैं, तो एक गाड़ी आता है जिसमें लोग मरे हो तो उनको ले जाया जाएगा, जिसमें घायल वगैरह होते हैं बैंडेज पट्टी करके उनको ले जाया जाएगा। तो इस तरह से वो लोग चले जाते हैं और यहाँ पे लहना सिंह की अब आखिरी स्थिति आ जाती है, क्योंकि अब तो गोली लगना है, वो मरने वाले ही थे। अब यहाँ से पार्ट 5 स्टार्ट हो जाता है। पार्ट 5 कह रहे कि उसके बाद लहना सिंह के मन में कह रहे हैं कि मृत्यु के समय स्मृति कुछ कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति साफ हो जाती है, यानी कि मन क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। मृत्यु के समय स्मृति क्या हो सकती है, साफ हो जाती है, और आपके जीवन में आपने जो जो घटनाएं किया है वो सभी आपके नज़रों के सामने दिखाई देता है। ये इस चैप्टर में लिखा गया है कि जब आपका अंत समय आपका मृत्यु आएगा तो आपके जीवन की सारी घटनाएं आपके सामने आने लगेगी, ठीक है ना, और आपके मन एकदम साफ हो जाएगा, ठीक है ना। और देखिए उसमें याद आता है कि वो लड़की से हम कैसे दुकान पे गए थे और उस लड़की गई थी बड़ी लेने, मैं गया था दही लेने अपने मामा को बाल पेंट करने के लिए। मेरी उम्र 12 साल थी, उस लड़की की उम्र 8 साल थी। मैं उससे कैसे पूछा करता था कि तेरी कुरमाई हो गई, तेरी कुरमाई हो गई। उसने धत करके जवाब दिया। एक दिन ऐसा आया कि उसने कहा कि हाँ ये देखते नहीं हो रेशम से गढ़ा हुआ सालू, कल हो गई सगाई। उसका कितना तकलीफ़ होता है लहना सिंह को, कैसे कैसे घर पहुंचता है। ऐसा ही होता है एक दिन फिर समझ ऐसे होता है। तो यहाँ तक उसके बाद करें कि नंबर 77 राइफल के जमादार थे कौन, लहना सिंह। नंबर 77 के राइफल के जमादार थे कौन, लहना सिंह। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वाला बात याद रखें। और कह रहे कि जैसे युद्ध होता है तो उसमें छुट्टियाँ भी मिलती हैं, तो उनको 7 दिन के लिए छुट्टी भी मिला था, ठीक है। तो उसी में वो घर पे आए थे कि उनका कोई ज़मीन कोई दखलिया यानी कि कोई ले लिया था, तो उसी के पैरवी के लिए घर पे आए थे। तो जब फिर एक बार युद्ध लग जाता है ना, युद्ध आ जाता है, तो उनको आदेश दिया जाता है कि नहीं अब आप लोग क्या घर से वापस आइए। तो सूबेदार हजारा सिंह कहते हैं कि तुम भी आओ, हमारे घर रास्ते में पड़ता है, जैसे जिस रास्ते से जहाँ पे लड़ाई के जाना है उसी रास्ते में पड़ता है सूबेदार हजारा सिंह के घर। तो सूबेदार हजारा सिंह ने बोला कि तुम आओ, हम लोग भी, हम और बोधा भी चलेंगे। तो वो कहते हैं ठीक है चलेंगे। उसके बाद जैसे ही लहना सिंह बाहर पहुँचा तो बोला सूबेदार कि जाओ, तुमको सूबेदार ने बुला रही है। वो बोलती है कि मैं तुमको जानता, उस लहना सिंह को जानता हूँ। अब लहना सिंह कहा कि लौना लहना सिंह क्या, इससे हमको ये मिलवे नहीं किए हैं सूबेदारनी से, वो कैसे हमारा के जानती हैं। तो जैसे भीतर जाता है तो वो पहचान नहीं पाता, लेकिन वो याद दिलाती है कि हो याद है तेरी कुरमाई हो गई। धत कह के जवाब दिया, एक दिन ऐसा आया कि कहाँ कुरमाई, तो याद आए को यही लड़की हैं। तो उसे अंदर बात होता है और कहता है कि कहती है लड़की वो सूबेदारनी कि तुमने जिस तरह से मेरा जान बचाया था, जब बचपन में वो लोग साथ में थे ना दुकान पे, एक टांगा होता है ना जो जिस पे घोड़ा चलता है, उसके नीचे ये आने वाली थी। जैसे कार होता है ना उसके नीचे कोई आ जाता है, उसी तरह टांगा होता है एक, उसके नीचे ये आने वाली थी। तो उसी से लहना सिंह ने बचाया था। तो कह रही है कि तुमने जिस तरह से मेरा जान बचाया था उसी प्रकार मेरा और मेरे बच्चे और मेरे पति की रक्षा करना, मैं आंचल फैला करके तुमसे भीख मांग रही हूँ, ठीक है ना। तो ये सारी बातें उसकी याद आता है और बजीरा सिंह से वो बीच बीच में पानी मांगता रहता है, ठीक है ना, और सारी बातें उसको याद आती है, ठीक है ना। आप ये मत कहिए कि ये पीछे फिर कहाँ से आ गई, ये उसके मन में फिर याद आ रहा है कि ऐसा ऐसा हमारे पीछे हुआ था। क्योंकि यहाँ तक कहा गया ना कि मृत्यु के समय पूरा मन साफ हो जाता है और जीवन की घटनाएं सामने आने लगती है, तो वो सारी बातें उसको याद आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इस चैप्टर के सब्जेक्टिव के साथ। इस कहानी में क्या मज़ा आया, समझ में आया, कमेंट में ज़रूर बताइए, नहीं आया वो भी कमेंट में बताइए, और किसी को शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में सब्जेक्टिव के साथ।